सुप्रभात। आज एक कहानी आपके दूसरे अध्याय के रूप में लाख की चूड़ियाँ जिसका अध्ययन करेंगे हम। लेखक हैं कामतानाथ। बहुत अच्छी सुंदर कहानी और आज के युग पर, इस मशीनी युग पर व्यंग्य करती हुई कहानी। लाख की चूड़ियाँ। लाख एक धातु जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं और आजकल जिसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक अपनी बात कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब लेखक है वह अपना ननिहाल जाता, अपने मामा के घर जाता, गांव जाता तो बड़ा चाव होता उसे, अच्छा लगता उसे, रुचि से वहां जाता और वहां पर उसे कई ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां मिलती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंची जगह पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन एक शब्द आया, सहन का मतलब होता है आंगन या घर के सामने की खुली जगह। आंगन या घर के सामने की खुली समतल जगह। बदलू का मकान कुछ ऊंची जगह पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था और उसके पास में भट्टी दहकती रहती थी, आग की भट्टी, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख एक शब्द आया है, सलाख। सलाख का मतलब होता है धातु की छड़, धातु की छड़, सलाख। सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुंगेरियां लकड़ी से बनी हुई और ठोकने पीटने के काम आती है लाख को। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता। चूड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया जिसे दूसरे शब्दों में खाट कहते हैं। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता। क्या कहता? लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। रोजाना लगभग 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। चूड़ियाँ पूरा जोड़ा बन जाने के बाद में उन्हें बेलन पर चढ़ाता, गोल आकार देता और उसके बाद चुपचाप पल भर उन्हें देखता रहता, मानो जैसे वह बेलन न होकर किसी नव वधू, नई दुल्हन का हाथ हो और उसी पर चढ़ाई, उसी में पहनाई गई हो चूड़ियाँ। बदलू मनिहार था। मनिहार, मनिहार एक शब्द है। मनिहार का मतलब होता है फेरी करके
चूड़ियाँ आदि सामान बेचने वाला। चूड़ियाँ आदि सामान बेचने वाला। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बिंदियाँ वगैरह सामान बेचने का कार्य करता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक जो पिता से मिला हो, पिता से संबंधित हो, और पेशा का मतलब होता है धंधा, रोजगार, काम, पेशा। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी और उसकी जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी उसके द्वारा उनकी खपत भी खूब होती थी। खपत का मतलब माल की बिक्री। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। हालांकि वह चूड़ियाँ बनाने बेचने का कार्य करता था, लेकिन उसकी एक विशेषता यह भी थी कि कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। तो फिर कैसे बेचता होगा? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। एक इसमें शब्द आया वस्तु विनिमय। वस्तुओं के बदले कोई सामान लेना, कोई वस्तु देकर सामान खरीदना, पैसों के बदले न लेकर कोई चीज़ देना और उसके बदले में सामान खरीदना, वस्तु विनिमय। जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम शब्दों का प्रतिदान। विनिमय, प्रतिदान। तो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। चूड़ियाँ पैसों में नहीं देता था, अनाज के बदले अनाज देता और उसके बदले में चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। हालांकि वह झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं था, उसका बहुत सरल और शांत स्वभाव था। फिर भी शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जीवन भर चाहे उससे चूड़ियाँ मुफ्त ले जाएं, लेकिन जब शादी विवाह का अवसर आता तब वह जरूर जिद पकड़ता और सारी कसर निकाल लेता, कमी की भरपाई कर लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर भीड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत कठिनाई से माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। हालांकि वह लाख की चूड़ियों का जोड़ा ऐसे अगर कोई लेता तो अनाज के बदले या और किसी वस्तु के बदले दे देता था, लेकिन विवाह के अवसर पर वह जिद पकड़ता और उसके बदले उसे क्या मिलता? उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र मिल जाते, ढेरों अनाज मिल जाता और उसको अपने लिए पगड़ी मिल जाती। पगड़ी सिर पर बांधा जाने वाला एक लंबा कपड़ा, जिसे पाग भी कहा जाता है, साफा। और इसके अलावा उसे रुपए भी मिलते। एक जोड़े के बदले में बहुत कुछ मिलता। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। उसे अगर किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिखती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। लेखक और बदलू का आपस में मेलजोल अच्छा था और कई बार लेखक से वह शहर के बारे में, शहरी जीवन के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता रहता।
मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। एक शब्द आया है नाजुक, नाजुक का मतलब होता है कोमल। तो वह कहता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोचने आ जाए, मतलब लाख की चूड़ियाँ पहनने वाले के हाथ भी मजबूत चाहिए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, आओ भगत भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लाख की गोलियां जरूर बनाता बद्दू उसके लिए। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जिस प्रकार गर्मियों की छुट्टियों में आप भी घूमने के लिए जाते हो, लेखक भी घूमने के लिए चला जाता ननिहाल, और महीने भर रहकर फिर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफ़र, स्थानांतरण हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। जब लाख की गोलियों में रुचि थी उस समय उसकी उम्र कम थी, लेकिन कई वर्षों बाद की बात, 8-10 वर्षों बाद वह काफ़ी बड़ा हो चुका था, और अब उसकी लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। उसी गांव में जिस गांव में कभी बदलू काका की बनाई हुई चूड़ियां ही पहना करती थी स्त्रियां, अब 8-10 वर्षों बाद में इतना परिवर्तन आ गया कि लेखक ने देखा कि लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले, बहुत ही कम, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक, एकाएक। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी, घाव पर दवा आदि लगाना, पट्टी बांधना। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट, चारपाई। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। अब बदलू काका से लेखक मिलने पहुंचा। जाते ही देखा कि बदलू काका वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो लेखक ने जाते ही उनसे नमस्ते किया। नमस्ते भैया, बदलू काका ने वापस जवाब दिया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब काफ़ी देर तक देखता रहा, पहचाना नहीं। तो लेखक ने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था।
बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब देखिए, जब बदलू काका ने पहचान लिया, काफ़ी देर तक अपनी पेशानी पर बल पड़े और काफ़ी देर तक सोचा, याद किया। स्मृति का मतलब होता है याद। और अतीत बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। तो काफ़ी देर तक उसने अपनी यादों में उस बीते हुए समय के चित्रों को उतारा और फिर पहचाना तो आओ भगत की और खुश हुआ। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए जवाब दिया। अब देखिए, लेखक उसके घर तक पहुंचा। हालांकि कहानी अभी भी काफ़ी बाकी है। अगले कालांश में अगले दिन आगे की कहानी बताई जाएगी। आज यहीं तक इस कहानी को पढ़ते हैं हम। आज के जो भी शब्दार्थ हैं वह गृह कार्य के रूप में हैं और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। इसके अलावा कहानी का ये पहला प्रश्न है, इसको भी अपनी पढ़ी हुई कहानी में से ध्यान से वापस पढ़ते हुए उत्तर लिखना है इसका। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना है।